एक नामर्द से हो गई, लेकिन मैं उसके साथ बहुत खुश थी क्योंकि मेरा पति एक बहुत अच्छा इंसान था और उसके पास पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुझे चक्कर आया तो मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। चेकअप के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पहले प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मेरे पति ने जो मेरे साथ किया वो सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा पति नामर्द था, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही मैं पेट से हो गई और यही बात मेरी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी सजा बन गई। और जब मुझे पता चला कि ये बच्चा किसका है तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कभी कभी सब कुछ इंसान की सोच के परे होता है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा नाम सुधा है। मेरी उम्र लगभग 35 से 26 साल हो चुकी थी, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे और मेरे ऊपर मेरी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी थी। छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपनी बहनों का पेट पाल रही थी। कुछ दिन बाद मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी करवा दी। अपनी दोनों बहनों की शादी के बाद अब मैं अपने घर में अकेले रह गई थी। माँ बाप का साया तो बहुत पहले ही छूट गया था और अब तो मेरी बहनें भी पराई हो चुकी थीं। अकेलेपन की वजह से अब मुझे भी किसी के साथ की जरूरत थी। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे साथी की जरूरत महसूस होती जो मेरी तन्हाई को दूर कर मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दे। पर मेरे घर में कोई था ही नहीं और मेरी उम्र ज्यादा होने की वजह से मेरे लिए कोई रिश्ते भी नहीं आते। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैं बाजार गई थी तो वहां पर मेरी बहुत पुरानी सहेली मिल गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दिन बाद मिले थे। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी हो गए थे। उसने अचानक मेरी शादी के बारे में पूछा तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब हो गई है। उनकी शादी हुई थी पर उनकी पत्नी इसलिए उन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि उसका भाई अपनी पत्नी को औलाद की खुशी नहीं दे सकता था। मेरी सहेली के घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, बस एक कमी थी तो उसके भाई में कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। अभी वो मुझसे यही सब बातें कर रही थी कि मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि तुम अपने भाई की शादी उससे करवा दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही उन्हें किसी बात के ताने दूंगी। मेरी बातें सुनकर मेरी दोस्त हैरान हो गई। उसने कहा, इतनी बड़ी सच्चाई जानते हुए भी कि मेरा भाई कभी बाप नहीं बन सकता, तब भी तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो। मैंने उससे कहा कि इस तरह अकेले जीने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं और वो मेरा सहारा। आखिर मैं कब तक अकेली रहूंगी? मेरा हाल तो ऐसा है कि अगर मैं मर जाऊं तो किसी को कानों कान तक खबर नहीं होगी। मेरी सहेली मेरा ये फैसला सुनकर तो बहुत खुश हुई क्योंकि उसके घर में भी किसी औरत की जरूरत थी। उसकी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और उसका भाई अपने बूढ़े बाप के साथ रहता। उसने कहा, ठीक है, मैं ये बात अपने भाई से पूछकर बताऊंगी। वैसे तुम इस शादी को पक्का ही समझो क्योंकि मेरे भैया को तुम्हारे ही जैसे किसी साथी की जरूरत है। इससे 2 दिन गुजरने के बाद मेरी सहेली मेरे घर आई और वो बहुत खुश थी। उसने कहा, भैया शादी के लिए तैयार हैं, पर उनकी एक स्वार्थ है। मैंने घबराकर पूछा, क्या स्वार्थ है? उसने कहा, बस यही कि उसका भाई ये चाहता है कि दुनिया को उसके नामर्द होने की बात कभी पता न चले। मैंने कहा, बस इतनी सी बात, तुम और तुम्हारे भाई इस बात के लिए बेफिक्र रहो। मैं भला क्यों दुनिया को बताने जाऊंगी कि मेरा पति नामर्द है। अगले कुछ दिनों में मेरी और सुधीर की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। लोग तो ये देखकर हैरान थे कि एक अकेली लड़की का कैसे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मैंने ये बात अपनी बहनों को भी नहीं बताई थी कि मेरा पति नामर्द है। मेरे पति का ये राज मेरे सीने में दफन होकर रह गया था। मैं दुल्हन बनकर सुधीर के घर गई तो ये देखकर हैरान थी कि सुधीर का घर तो एक आलीशान बंगला था। मैं अपनी सादगी से बहुत खुश थी
क्योंकि मैं तो सपने में भी नहीं सोची थी कि इतने अच्छे घर में मेरी शादी होगी। मेरा कमरा बहुत अच्छे से सजाया गया था। सुहाग की सेज पर बैठी हुई मैं अपने पति सुधीर का इंतजार कर रही थी, पर सुधीर जब कमरे में आए तो उनके अंदर एक झिझक थी। शायद अपने अंदर की उस कमी को लेकर परेशान थे। मैं एक मैच्योर औरत थी, इसलिए मैंने ही पहल की और उनका हाथ पकड़कर उन्हें यकीन दिलाया कि ये बात कभी भी हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएगी और न ही मैं आपको इस बात के लिए कभी कुछ कहूंगी। मेरे इतना कुछ कहने और समझाने के बाद सुधीर का चेहरा खिल उठा। उन्होंने मेरा हाथ चूमते हुए मेरे हाथों में तोहफे के रूप में अंगूठी पहनाई और कहने लगे कि तुम्हें देखकर लगता है कि अब मेरी जिंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश हूँ, मगर मुझे क्या पता था कि आने वाला वक्त मेरे लिए मेरी जिंदगी का आजमाइश साबित होगा। मैं और सुधीर अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। सुधीर ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उनके साथ बहुत खुश थी। सुधीर ने मुझे अपनी पहली पत्नी के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जब काफी दिनों तक उन्हें बच्चा पैदा नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने सुधीर में ही बहुत सी कमियां बताई। और जब ये बात सुधीर की पहली पत्नी को पता चली कि वो कभी बाप नहीं बन सकते, तो वो इन्हें छोड़कर चली गई। सुधीर ने बताया कि दूसरी शादी के बारे में उन्होंने इसलिए नहीं सोचा कि दूसरी पत्नी भी अगर मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मुझे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मैंने सब कुछ जानते हुए इनसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसलिए इन्होंने मुझसे शादी कर ली। मेरे दिल में भी बच्चे की तमन्ना थी, पर मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि मेरा पति मुझे औलाद नहीं दे सकता, इसलिए मैंने औलाद की ख्वाहिश को अंदर ही मार दिया था और सुधीर को यकीन दिलाया कि मैं आपसे कभी बच्चे की ख्वाहिश नहीं रखूंगी। हर गुजरते दिन के साथ मैं सुधीर के घर में अपनी जगह बनाती जा रही थी। मैं सुधीर और उनके पिता की खूब सेवा करती। शाम के वक्त हम सब एक साथ बैठकर चाय पीते। सुधीर को ऑफिस से आने में लेट हो जाता, इसलिए मुझे बोरियत महसूस होती तो मैं अपने ससुर जी से बातें करती। उनका भी दिल बह जाता और मेरा भी वक्त गुजर जाता। मेरी शादी को 2 से 3 महीने गुजर चुके थे, पर कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एक दिन हम सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, तभी अचानक मुझे चक्कर सा आया और मैं गिरते गिरते बची। मेरी हालत देखकर सुधीर ने मुझसे कहा, लगता है कि तुम बहुत कमजोर हो गई हो, अपने खाने पीने का तो ख्याल रखती नहीं हो। ठीक है, खाना खाने के बाद हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे ताकि तुम्हें डॉक्टर कुछ ताकत की दवाइयां दे दे कि तुम खाना अच्छी तरीके से खाने लगो और तुम्हारे अंदर की कमजोरी भी दूर हो जाए। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, पर सुधीर ने मेरी एक न सुनी। ऑफिस जाने की बजाय वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने जो बात बताई उसे सुनकर तो हम दोनों पति पत्नी सन्न रह गए। डॉक्टर ने बड़ी खुश होकर ये खबर सुनाई थी, पर ये खबर सुनते ही हम दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। मैं और सुधीर बहुत ही अजीब नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। चूंकि मुझे और सुधीर को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि सुधीर कभी बाप नहीं बन सकते, तो फिर ये बच्चा किसका? आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? डॉक्टर की हाथ से सुधीर ने रिपोर्ट ली और बिना कुछ कहे बाजू से मुझे पकड़कर गाड़ी तक ले आए और इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाए कि मेरी चीख निकल गई। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हम दोनों घर पहुंचे तो मेरे ससुर जी हमारे इंतजार में बाहर बैठे हुए थे। हम दोनों को घर आता हुआ देख फिक्रमंदी से पूछने लगे, अब बहू की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? सुधीर के गुस्से से पारा हाई था। उन्होंने गुस्से में कहा कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है, जबकि ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये बच्चा मेरा नहीं है। सुधीर की बातें सुनते ही मेरे ससुर जी हैरानगी से कहने लगे, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं हाल में पड़ी सोफे पर ही डर गई,
क्योंकि मुझ में इससे ज्यादा बदलाव करने की हिम्मत नहीं थी। मैं बेकसूर थी, लेकिन मेरा पति चीख चीख कर मुझे बेइज्जत कर रहा था। सुधीर की बात सुनकर मेरे ससुर जी गुस्से में कहने लगे, थोड़ा सोच समझकर बात किया करो और इस तरह अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाने से पहले कुछ तो शर्म करो। अपने ससुर की बातें सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने रोते हुए सुधीर से कहा कि मैं नहीं जानती कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। सुधीर ने गुस्से में कहा, तुम तो चुप ही रहो। आज मुझे समझ में आया कि आखिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी और तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हें अच्छी तरीके से पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता था। इसलिए मैं तुम्हारे हर जुर्म को बर्दाश्त करता, लेकिन तुम गलत थी क्योंकि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी और के बच्चे को अपना नाम दूं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मेरे ससुर जी ने सुधीर को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सुधीर गुस्से में पागल हो चुके थे। वह कुछ भी जानने और समझने को तैयार नहीं थे। सुधीर ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और आधी रात को मुझे बाहर निकाल दिए। मैं रोते बिलखते अपने घर वापस आ गई। मेरा और सुधीर का रिश्ता जहां से शुरू हुआ था, शायद वहीं पर खत्म होने वाला था। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, पर मुझे अभी भी सुधीर की परवाह थी क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं सारी रात रोते ही रह गई और रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता नहीं चला। मेरी आंख उस वक्त खुली जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी ननद खड़ी थी। मैं रोते हुए उसके गले लग गई। रोते रोते मैं उससे कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ और मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। मेरी सहेली, जो कि मेरी ननद भी थी, वह मुझे समझाते हुए कहने लगी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सहेली मुझे समझा बुझाकर चली गई। मुझे अपनी सहेली की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आखिर यह सब वो कैसे ठीक कर सकती थी। बहुत सोचने विचारने के बाद मेरे दिमाग में यह बात आई कि कहीं मेरे ससुर ने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि शादी के बाद मेरी जिंदगी में सुधीर के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो मेरे ससुर जी ही थे। पूरे दिन रात वही मेरे साथ रहते। सुधीर तो ऑफिस से घर आने में कभी कभी रात के 12 बजा देते थे। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती थी तो मेरे ससुर जी कहीं मेरे साथ। यह सब सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उनका मेरे ऊपर प्यार जताना और हद से ज्यादा ख्याल रखना आज मुझे खटक रहा था। इसी सोच विचार के साथ किसी तरह मैंने एक हफ्ता गुजार दिया और हर गुजरते दिन मैं भगवान से बस यही दुआ करती कि हे भगवान, मुझे बेकसूर साबित कर दो और मैं अपने पति के साथ दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। मेरी दोनों बहनें अपनी जिंदगी में ऐसे मग्न थी कि उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं थी, जबकि मैंने उन्हें माँ बाप की तरह पाला था। एक हफ्ते के बाद मेरी ननद मेरे पति सुधीर के साथ मुझे लेने के लिए मेरे घर आई। सुधीर को दरवाजे पर देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुधीर मुझे लेने कैसे आ गए, लेकिन मेरे लिए तो बस इतना ही काफी था कि मुझे दोबारा सुधीर की जिंदगी में शामिल होने का मौका मिल रहा है। मैं बिना कुछ पूछे उन दोनों के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई, पर घर पहुंची तो मैंने देखा घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था और मेरे ससुर जी ने बहुत खुशी मन से मेरा स्वागत किया और मुझसे कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बुआ बनने का मौका दिया। मैंने हैरत से एक नजर सुधीर पर डाली तो सुधीर सिर झुकाए शर्मिंदगी से खड़े थे। मेरी सहेली यानी कि मेरी ननद सारा सच मुझे बताने लगी। उसने बताया कि पापा को तुम्हारे ऊपर विश्वास था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। यह सब जानने समझने के बाद भैया फिर दोबारा उसी लेडी डॉक्टर के पास गए जिसने पहले कभी उन्हें बताया था कि वह कभी बाप नहीं बन सकते। लेडीज डॉक्टर भैया को देखते ही पहचान गई, पर जब भैया ने उन्हें बताया कि
कि मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट है। तो लेडी डॉक्टर ने भाई को ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उनके सर पर आसमान गिर पड़ा। उस लेडी डॉक्टर ने बताया कि भाई के अंदर कोई कमी नहीं थी। उनकी पहली पत्नी ही भाई के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वह ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करती कि वो कभी प्रेग्नेंट ना हो, और भाई पर नामर्द होने का झूठा इल्जाम लगाकर इनसे छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए वह पैसे के दम पर डॉक्टर से भाई की झूठी रिपोर्ट बनवाई कि भाई को लगे कि वह कभी बाप नहीं बन सकते। यह सब होने के बाद वह दिन रात भाई को नामर्द होने का ताने देती। इसलिए तंग आकर भाई ने खुद ही उस औरत को तलाक दे दी। मेरी सहेली ने यह सब मुझे बताकर फिर से सुधीर की जिंदगी में मुझे आने का मौका दे दिया था। नहीं तो मैं इसी सोच के साथ घुट कर जी रही थी कि आखिर यह बच्चा किसका है। मैं तो अपने ससुर पर ही शक करने लगी थी। सुधीर मुझसे अपने किए की माफी मांगने लगे, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं था, क्योंकि उनकी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसा नहीं करता। मेरे घर आने की खुशी में मैंने और सुधीर ने मिलकर केक काटा था, और मेरे ससुर और मेरी सहेली ने हमारे अपने होने का फर्ज निभाया था। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे बहुत सारी दुआएं दी, पर मैं दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि कुछ लम्हों के लिए ही